नमस्कार, जीएस विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज प्रवक्ता इतिहास पर हमारा पॉडकास्ट है और बड़ी ही अच्छी बात है कि इतिहास में इस बार ठीक ठाक पद आए हैं। पदों को देखें तो 42 और 4 46 पद टोटल हैं इतिहास में, जबकि पिछली बार हम देखते थे तो इतिहास में इतने पद नहीं आए और इस बार एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है इतिहास के अभ्यर्थियों के लिए। इतिहास का पेपर भी अन्य पेपर की तरह 2 पेपर होने हैं। प्रत्येक पेपर में 150 अंक हैं। एक ही दिन में दोनों पेपर होने हैं। और अब आज हम बात करेंगे कि इतिहास में किन बिंदुओं पर अधिक फोकस रखना है परीक्षा के चयन के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रवक्ता के सभी पॉडकास्ट चल रहे हैं और उसमें हम अभ्यर्थियों को बता रहे हैं कि आपको किस बिंदु पे अधिक फोकस रखना है और किस बिंदु पे नहीं रखना है, और कौन सा आपको डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है और कौन सा आपको सिलेक्शन जो है वो दिला सकता है। तो इतिहास में अगर मैं शॉर्ट में अगर बात करूं तो प्राचीन, मध्य, आधुनिक इतिहास और उसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री और उसके अलावा उत्तराखंड की हिस्ट्री है। तो काफी वास्ट सिलेबस आप लोग का इतिहास का पूरा देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री की तो वर्ल्ड हिस्ट्री का कंटेंट, वर्ल्ड हिस्ट्री की फैकल्टी आपको बहुत जल्दी नहीं मिलती है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री रेयर केस में ही खाली प्रवक्ता वगैरह में आपको और नेट वगैरह में आपको जो है देखने के लिए मिलती है। तो आज प्रवक्ता के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ रहेंगे भरत सर, जो प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास पढ़ाते हैं, और पहले मेरे साथ आएंगे संजय सर, जो आधुनिक इतिहास और वर्ल्ड हिस्ट्री जो है और उत्तराखंड का इतिहास जो है वो पढ़ाते हैं। सर 2022 में नेट और यूसेट दोनों क्वालिफाई हैं इतिहास में और लंबे समय से इतिहास में जो है अध्यापन कर रहे हैं। यूकेपीएससी, यूपीएससी मुख्य परीक्षा, तमाम परीक्षाओं में सर लंबे समय से इतिहास पढ़ा रहे हैं और आज आपके बीच आएंगे और आपको बताएंगे कि इतिहास में तैयारी कैसे करनी है, किन किन बिंदु पर विशेष फोकस रखना है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा संजय सर का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और आपके सभी व्यूअर्स का। जी, तो सर सबसे पहले जो हमें बात जाननी है कि इतिहास के जितने पोर्शन भी है, तो पहला सवाल अभ्यर्थियों का यही है कि सवाल बहुत आएंगे बुक्स को लेकर, टेस्ट सीरीज को लेकर, पीवाईक्यूज को लेकर, लेकिन पहले जो क्वेश्चन हमें जानना है कि इतिहास में वो कौन सा सेक्टर है जो बच्चों को 100% सिलेक्शन दिलाने में मदद करेगा, वो सबसे डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा होगा सर इसमें? देखिए, जब भी हम लोग इतिहास विषय के बारे में बात करते हैं तो इतिहास हमारी सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो हमारी एक दिवसीय परीक्षाएं हो या फिर हमारी पीसीएस और यूपीएससी जैसी परीक्षाएं हो, जहां पर की मुख्य परीक्षाएं भी होती हैं। लेकिन नॉर्मली जब हम लोग इतिहास के खंड के साथ देखते हैं तो अक्सर जो छात्रों का जोर रहता है वो आपका प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के इतिहास के ऊपर रहता है, और ये ऐसा पोर्शन है जिसको लगभग सभी लोग तैयार कर रहे होते हैं। ऐसे में जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विश्व इतिहास हमारे पास एक महत्वपूर्ण पोर्शन हो जाता है, क्योंकि सामान्यतः हम लोग इसको नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि एक दिवसीय परीक्षाओं में ये नॉर्मली पूछा नहीं जाता है। और जब हम लोग मुख्य परीक्षाओं के बारे में बात करते हैं तो वहां पर केवल ये मुख्य परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसका कंटेक्स्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है प्रवक्ता से। तो इसलिए मेरे को ये लगता है कि यहाँ पर बहुत डिसाइडिंग हमारे पास होने वाला है इस बार वर्ल्ड हिस्ट्री। कारण ये कि वर्ल्ड हिस्ट्री हमको पेपर 2 में देखने को मिलेगा और 75 क्वेश्चन हमको वहां से देखने को मिलेंगे। 75 क्वेश्चन वहां पर मॉडर्न हिस्ट्री के रहेंगे, 75 क्वेश्चन वहां पर वर्ल्ड हिस्ट्री के रहेंगे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री वहां पर हमारा बहुत डिसाइडिंग हो सकता है। जो बच्चा वर्ल्ड हिस्ट्री में अच्छा स्कोर करेगा, निश्चित वो अपने सिलेक्शन के नजदीक से हमको पाएगा। जी, मतलब सर आपके कहने की बात है कि पेपर 1 में एंशिएंट मिडिवल वाला पार्ट है, एंशिएंट मिडिवल है जी, और पेपर 2 में जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री एक साथ है। बिल्कुल। और जितनी भी आप तैयारी कर रहे हैं, आपने तैयारी करते समय एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न को पढ़ाई होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो 75 मार्क्स के अप्रोक्सिमेट है वर्ल्ड हिस्ट्री। बिल्कुल। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको विशेष फोकस रखना पड़ेगा। तो सर मॉडर्न की तो बात हम शॉर्ट में कर लेंगे आपके साथ, क्योंकि आप जो है वो 13 जनवरी से 10:30 बजे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं जी। और मेरे ख्याल से बच्चे बहुत लंबे समय से डिमांड कर रहे थे वर्ल्ड हिस्ट्री की, और हमारा जो पुराना बैच है और जो नया बैच है, दोनों में वर्ल्ड हिस्ट्री जो है हमारी स्टार्ट हो रही है। सर 13 जनवरी से सुबह 10:30 बजे वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। मैं उससे पहले सर से जानना चाहूँगा कि सर वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, महत्व क्या है, प्रश्नों का नेचर कैसा होगा और प्रश्नों को डील कैसे किया जाए वर्ल्ड हिस्ट्री खासकर। पहले हमारा मेन फोकस वर्ल्ड हिस्ट्री, देन शॉर्ट में मॉडर्न में आएंगे कि मॉडर्न आप भली बातें जानते हैं। तो मैं सर से जानना चाहूँगा वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। देखिए, जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में इसमें बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी अंतर है बाकी एग्जाम्स को लेकर के। जब हम बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, एक तो हमारा यूपीएससी में पूछा जाता है और एक जो हमारी पीसीएस मुख्य परीक्षा होती है वहां पर हमसे पूछा जाता है। लेकिन उन दोनों में ही हमको आधुनिक विश्व का इतिहास देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम प्रवक्ता परीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक
विश्व इतिहास, ये तीनों के तीनों सेट्स हमको यहाँ पर देखने को जी, मिलेंगे। जी, जी। तो इसका जो पढ़ने का तरीका होगा वो सेम कुछ वैसा ही होगा जैसे कि हम लोग भारतीय संदर्भ में इतिहास को पढ़ते हैं, जी बिल्कुल। जिसमें कि हमको प्राचीन इतिहास को भी पढ़ना पड़ेगा, मध्यकाल को भी पढ़ना पड़ेगा और जो आधुनिक विश्व इतिहास है उसको भी हमको पढ़ना पड़ेगा। जी अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो आती है आपका सोर्सेस को लेकर के, जी क्योंकि मार्केट में मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री को लेकर के तो सोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है ना। बहुत सारे बच्चों ने पढ़े भी होंगे। जैन एवं माथुर हमारे पास एक अच्छा सोर्स होता है, अर्जुन देव की किताब हमारे पास अच्छा सोर्स है, इसके अलावा लाल बहादुर वर्मा हमारे पास एक अच्छा सोर्स होता है। तो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के सोर्सेस तो हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन जब हम एंशिएंट और मिडिवल वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर लैक ऑफ सोर्सेस है, यहाँ पर जी। हमारे पास सोर्सेस बहुत कम है। तो यहाँ पर जो हमारा प्राइमरी सोर्स बनेगा पढ़ने का या फिर जो बच्चों को फॉलो करना चाहिए वो है क्लास 11th की एनसीईआरटी, जी क्योंकि बहुत होलिस्टिकली उसमें एंशिएंट और मिडिवल वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर किया गया है और इवन की जो प्रवक्ता का सिलेबस भी डिजाइन किया गया है वो उसी एनसीईआरटी को बेस रख के डिजाइन किया गया है, जी। बेसिकली वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेबस को, है ना। जी। वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेबस की डिजाइनिंग जो है अगर आप उसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो एनसीईआरटी को बेस में रख करके ही डिजाइन किया गया है। तो जो भी बच्चा अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना चाहता है वो इस बात को तो अवश्य सुनिश्चित करे कि वो कम से कम एनसीईआरटीज को तो उसको थॉरोली रीड करना पड़ेगा। जी सर। सर वर्ल्ड हिस्ट्री कहाँ से कहाँ तक की उन्होंने दे रखी है सिलेबस में? पूरा का पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री, इसमें आपका प्राचीन विश्व के इतिहास से लेकर के और आधुनिक विश्व का इतिहास जो कि हमारा यूएसएसआर के पतन तक जाएगा, 1990-91 तक हमारा पूरा का पूरा इतिहास जाएगा। मतलब मानव की उत्पत्ति से लेकर के और 21वीं सदी के शुरुआत तक का पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री हाँ, पूरा का पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा हुआ है बिल्कुल। और तो वर्ल्ड हिस्ट्री सिलेबस वास्ट है और नंबर है 75 और बाकी सिलेबस भी बड़े हैं, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि आपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान उनको पढ़ा होता है बिल्कुल। और आपको मेन फोकस उस पर रखना है। सर एक सवाल मेरा और था कि क्या इसमें पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री भी है इंडिया की? जी बिल्कुल, वो जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री वाला पोर्शन है वहां पर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री भी रखी हुई है सिलेबस में। ओके सर। तो सर मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट है, इसमें संपूर्ण मॉडर्न हिस्ट्री है? हाँ, पूरा का पूरा आधुनिक भारत का इतिहास जो हमारा होता है आपका यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर के और पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री तक पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट है पेपर 2 में। जी सर। मेन फोकस मॉडर्न हिस्ट्री में किस चीज पर रखते हैं ये? मॉडर्न हिस्ट्री में बेसिकली अगर हम लोग पूरे के पूरे ट्रेंड को एनालाइज करें तो पहले तो जहां तक मैं देखता था ट्रेंड को, तो जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था, अधिकांश प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जाते थे। जी। लेकिन जैसे जैसे हिस्टोग्राफी आगे बढ़ी है और इतिहास में इतिहास लेखन की परंपराएं विकसित हुई हैं, अब आपको बहुत सारे क्वेश्चन जिसको हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन से इतर भी देखने को मिलेंगे। चाहे वो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से प्रश्न हो, ठीक ठाक प्रश्न वहां से अब पूछे जाते हैं। इवन की जैसे हमारे जनजातीय आंदोलन हुए, जनजातीय विद्रोह हुए, वहां से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कृषक आंदोलन जो आधुनिक भारत में हुए थे वहां से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहने का मतलब अब ये है कि पहले हम लोग क्या करते थे, मॉडर्न इंडिया में हमारा फोकस होता था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर, लेकिन अब थोड़ा सा चीजें बदली हैं, है ना। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से इतर भी हमको प्रश्नों की ठीक ठाक संख्या देखने को मिलेगी। तो एक समय पे हम लोग क्या करते थे कि आधुनिक भारत के इतिहास में अगर हमको शॉर्ट में जाना है तो केवल हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट को पढ़ लेते थे और बाकी पोर्शन को छोड़ने से भी काम चल जाता था। अब स्थिति वैसी नहीं है। अब होलिस्टिकली हमको इंडियन नेशनल मूवमेंट को तो कवर करना ही पड़ेगा, लेकिन जो बाकी का पोर्शन है उसको भी हम लोगों को कवर करना पड़ेगा होलिस्टिकली। जी सर। इस जैसे बच्चे कोई बार गलती क्या करते हैं कि शिक्षा का इतिहास छोड़ दिया, जी, प्रेस का इतिहास छोड़ दिया इन्होंने, है ना, भारत में समाजवाद का विस्तार को लेके ये चीजें कुछ आप बोल रही मिसलेनियस टॉपिक हैं, बिल्कुल। इनसे क्वेश्चन ज्यादा आने की उम्मीद है। इनसे क्वेश्चन अब ज्यादा आने की उम्मीद है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से धीरे धीरे क्वेश्चन की संख्या कम हो रही है। इसको आप यूपीएससी परीक्षाओं में भी देख सकते हैं, नेट परीक्षाओं में भी देख सकते हैं, जहां पर भी इतिहास पूछा जाता है हर जगह आप इस ट्रेंड को देख सकते हैं। हाँ सर, स्टेट पीसीएस में भी हम देख रहे हैं, स्टेट पीसीएस में भी है, बिल्कुल। तो सवाल थोड़ा हटके पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है सर। और सर एक बात और जाननी थी अभ्यर्थियों को कि वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे आप पढ़ाएंगे 13 जनवरी से, तो कितने घंटे में मान लें कि वर्ल्ड हिस्ट्री कवर हो जाएगी बच्चों की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? वर्ल्ड हिस्ट्री अगर हम लोगों को कंप्लीट करनी है तो मिनिमम हमको 40 से 45 लेक्चर्स में लगेंगे। 40 से 45 घंटे में वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट हमको कंप्लीट करना पड़ेगा। हाँ, और वर्ल्ड हिस्ट्री के पीवाईक्यूज एमसीक्यू जरूर कर लेना भाई। बिल्कुल, वो मैंडेटरी है। अगर आपको वनडे एग्जाम, क्योंकि प्रवक्ता जो हमारा बेसिकली है तो एक वनडे एग्जाम, किसी भी वनडे एग्जाम को निकालने का जो सबसे आसान और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है वो होता है पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज। क्योंकि पढ़ते समय हम पढ़ते तो चले जाते हैं, लेकिन जब हम लोग पीवाईक्यूज को लगाते हैं ना तो हमको ये समझ में आता है कि जब हमको किसी टॉपिक को पढ़ना है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। वो हमको क्वेश्चन के नेचर से समझ में आता है कि किस तरीके के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पीवाईक्यू तो आप लोग लगाएंगे और साथ में जीएस विजन की ओर से टेस्ट सीरीज आएगी, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग उस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करेंगे। जी। और सर की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो 13 जनवरी से सर का 10:30 बजे वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है
और 11:30 से प्राचीन भारत जो है वो भरत सर पढ़ाएंगे। तो डबल इंजन की क्लास चलेगी हमारी हिस्ट्री की, और 17 जनवरी से टेस्ट सीरीज भी हमारी जो है वो स्टार्ट हो रही है। और शनिवार के शनिवार जो पेपर होंगे और वीक के बीच में आपका सोल्यूशन हो जाएगा उसका। और ये तो थी सर से बात की थी मैंने मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री को लेकर। और अब हम बात करेंगे भरत सर से, और हमारा जो मुख्य मुद्दे रहेंगे उसमें प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास को कैसे डील करें, कैसे उन पे काम करें। अपने प्रवक्ता पॉडकास्ट को इतिहास में हम आगे बढ़ाते हैं, और अब संजय सर के बाद मेरे साथ हैं भरत चौहान सर। और भरत सर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार इतिहास से नेट क्वालिफाई हैं, और लंबे समय से इतिहास जो है संस्थान में पढ़ा भी रहे हैं। और टीचिंग एग्जाम में कैसा इतिहास आता है, उनके क्वेश्चंस को डील कैसे करना है, और ये सर बहुत अच्छे से, बहुत भली भांति जानते हैं। और जीएस विजन संस्थान में इनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो प्रवक्ता इतिहास में पेपर नंबर 1 की, जो सर ऑलरेडी पूरा पढ़ा चुके हैं। और दोबारा इनका बैच जो है वो 13 जनवरी से जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। देखो सर, मेरा ये मानना है और अभी तक का एक्सपीरियंस में मैंने ये महसूस किया है कि हमें दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा सर। हम पर्टिकुलर की इस उस पर नहीं चल सकते कि इस बार यदि एंशिएंट से ज्यादा आया तो मिडेवल से नहीं आएगा। तो पहले तो सर हमें गो थ्रूज करना पड़ेगा, सिलेबस पूरा एक बार पढ़ना पड़ेगा सही तरीके से। फिर जो ऐसे सेक्टर्स है जिनको हम जनरली नेग्लेक्ट कर रहे हैं, या जिन्हें हमें इतिहास भी पढ़ते समय कहना सर कि जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है उस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन जैसे हम कुछ ऐसे टॉपिक्स देखते हैं उनको हम नहीं पढ़ते। लेट मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ, कला एवं संस्कृति, हम उसको नहीं पढ़ना चाहते हैं जी, बिल्कुल। आर्ट एंड कल्चर्स को, क्योंकि हमें बड़ा बोरिंग लगता है। बिल्कुल। और नए चीज सर की सोर्सेज जी। अब सोर्सेज क्या हिस्ट्री के, हम जनरल इसको एक पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेते हैं कि 3 सोर्सेज है, लेकिन डेप्थ नहीं जाते सर जी। अब जैसे रिसोर्स वाला टॉपिक है, ये अपने आप में एक रिसर्च का टॉपिक है। आजकल देखिए अलग अलग प्रकार की थियरीज आ रही है। तो रिसेंटली जिस पर रामचंद्र गुहा साहब ने बड़ा अच्छा काम किया था, सबाल्टर्न थियरीज, तो उससे संबंधित कई प्रश्न आने लग गए हिस्ट्री में। तो उस टाइम बच्चा ये महसूस ना करे ना कि ये चीजें कहाँ से आए। तो ये मेरा वो रहेगा कि मैं अधिक से अधिक बच्चों को उसके बारे में भी आगाह करूं कि आप किस तरह से इन प्रश्नों को डील करेंगे जो अभी तक आपसे ओझल हुए। प्रांतीय राजवंश, एक हिस्ट्री में हम पढ़ते कि एक हमारा रिदम चल रहा है, लेकिन फिर हमारे पास कुछ ऐसे रीजनल प्रोविंस भी आते हैं प्रांतीय राजवंश जो हम नहीं पढ़ते। जनरली वहां से प्रश्न आगे बड़े अच्छे प्रश्न आते हैं, जैसे मालवाज में जो बाज बहादुर वगैरह थे उनसे संबंधित आर्किटेक्चर से प्रश्न आते हैं। हाँ सर, मैं ना आपकी बात से मुझे एक सवाल और याद आया अभ्यर्थियों का जी, कि अक्सर हम क्या समझते हैं कि प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास पढ़ लेते हैं जी जी, लेकिन जो प्राचीन से मध्यकालीन फेस में हम जाते हैं, जो बीच के वंश हैं, जी जी जी, या जो हम बोलें कि दक्षिण भारत के वंश हैं, जी, उनको अभ्यर्थी अक्सर छोड़ देते हैं और उनको उनका कंटेंट भी नहीं मिलता है। जी जी, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5 साल से यूकेपीएससी के जो अप्रोच है, जी जी, यूकेपीएससी एक क्वेश्चन 100% जो है साउथ इंडिया से, बिल्कुल, या हम सर उनको जो सब वो अपना एक प्रकार से कंफर्ट जोन ही देख रहे हैं। हाँ। कि हम इंडस वैली से शुरू करते हैं, देन हम वैदिक पर जाते हैं, वैदिक के बाद हम 6th सेंचुरी बीसी, आपने जो कहा बौद्धिज्म और जैनिज्म, उसमें भी बौद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ेंगे। जबकि 6th सेंचुरी बीसी में तो बहुत सारे धार्मिक संप्रदाय थे, उनको तो हम पढ़ेंगे नहीं, हम भागवत वाले नहीं पढ़ेंगे, दूसरे नहीं पढ़ेंगे। तो हमें उन धर्मों के बारे में जानना पड़ेगा। इवन हम वहां पर कौन कौन सी और चीजें थी, कौन कौन सी नई नई चीजें डेवलपमेंट वहां पर हुई थी, वो देखना पड़ेगा सर। उसको हम बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। और इस एरास के अंतर्गत कि हम एक रिदम में ही जो चले आ रहे हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण चीजें बीच की वो बिल्कुल नहीं। छोटे राजवंश भी आ सकते हैं, आपने कहा हर्षवर्धन के बाद का यदि हम देखेंगे छोटे छोटे राजवंश में पूरे उत्तर भारत में चीजें टूट गई, तो वो छोटे छोटे राजवंश भी तो हमें पढ़ने पड़ेंगे सर। वहां पर क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे, किसके शासनकाल में। मतलब कहने की बात है कि बच्चों के पास पहले पूरा सिलेबस होना चाहिए, उनको पढ़ना क्या है। बिल्कुल सर, सिलेबस। और मतलब जो मौर्य और गुप्ता है जी, उसमें खाली राजवंश पढ़ के काम नहीं चलेगा। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। इनको उनका राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इन सब चीजों सब पे फोकस। और मौर्य तो सर यदि आप मौर्य का आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ेंगे तो फिर फायदा क्या है सर। हाँ सर। एनसांग फायान ने इतनी तारीफ करी उनके पाटलिपुत्रा की, मैगनीज ने पूरी किताब लिख दी है, और आप उसी आर्किटेक्चर्स को नहीं पढ़ेंगे। अशोक के स्तंभ जिन्होंने बनाए, उसके आज तक रिसर्च का विषय कि पॉलिश ऐसी क्या है जो आज तक हमें मिली नहीं, कि खराब ही नहीं हो रहे। हाँ, तो सर वो तो पढ़ना बहुत जरूरी होता है। गर्व की बात है, गौरव की बात है हमारी। हाँ सर। एक सर, गुप्त काल को हम स्वर्ण काल भी कहते हैं। जी सर। तो ये स्वर्ण काल के लिए क्या पूरा स्थापत्य, पूरा समाज, सब कुछ हमें A to Z लेके देखो सर, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम किसी को स्वर्णकार कहते हैं तो स्वर्णकार माना ही इसको कला और स्थापत्य के क्षेत्र में गया है सर। क्योंकि यदि आप इसमें समाज देखेंगे तो समाज में स्त्रियों की अच्छा स्थिति तो बहुत अच्छी है नहीं कि हम स्वर्णकार कहें। 510 ईस्वी पूर्व का एरन अभिलेख हमें वहीं से मिला है, तो ये तो सर स्त्रियों की जो स्थिति है उसको तो डिग्रेड करेगा। तो कला एंड स्थापत्य के क्षेत्र में ही इसे स्वर्णकार कहा है।
और खासकर मूर्ति कला के क्षेत्र में वर्तमान समय में जब हम त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट देखते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो वहीं से आया सर। अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट वहां से आया सर, तो उसको देखना बड़ा जरूरी होगा। एक सर, एक ना प्राचीन इतिहास में एक प्रॉब्लम, मतलब मैं भी एक पढ़ने के दृष्टि से देखूं तो मुझे भी कई बार फेस होती थी कि ये हम कैसे याद रखें कि कौन सा जो विदेशी यात्री किसके समय में आया था। देखो सर, इसका सबसे अच्छा चीज है कि जो विदेशी यात्री कौन से प्राचीन भारत में आए, उनको मैंने जो इससे पहले पढ़ाया भी है लेक्चरर में आपके, मैंने अलग से उनको एक चीज अलग से इस चैप्टर में पढ़ाया है कि कौन सा किसके शासनकाल में आएगा, क्योंकि यदि मैं वहीं पढ़ाता हूँ तो वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं अलग एज ए चैप्टर उसको लेके फिर उनके शासनकाल की घटनाएं वहां पर लिखाता हूँ, तो बड़ा ईजी वे में आप समझोगे। हाँ, तो मतलब याद आता कि भाई ये विदेशी यात्री यहाँ पर आया था, ये घटनाएं घटी थी, बिल्कुल, और घटना को राजा से कनेक्ट कर लो। बिल्कुल सर, नहीं तो आपको पता नहीं चला मार्को पोलो कब आया, नूनिस कब आया, दूसरे कब आया। हाँ, बिल्कुल सर। सर, मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत हम कहाँ से मानते हैं सर? सर देखो, मध्यकाल इतिहास की शुरुआत, अब इसमें दो थियरीज है। यदि हम ब्रिटिश की थियरी ले, मध्यकाल इतिहास को हम माने तो वो अरब आक्रमण के साथ ही स्टार्ट हो जाएगा वो लगभग, या हम सही तरीके से इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया के संदर्भ में तो तुर्क, क्योंकि अरब विजय को कंप्लीट आगे जाके उन्होंने ही किया है सर। हाँ, बिल्कुल, वहां से हम इसको शुरुआत माने। सर, मध्यकालीन इतिहास में हम पढ़ते हैं पहले दिल्ली सल्तनत, जी सर, और उसके बाद हम मुगल काल पढ़ते हैं। मुगल काल पढ़ते हैं, जी सर। और उसके बाद हम उसमें मराठास पढ़ते हैं, जी सर। और उसमें हम कुछ सूफी और भक्ति मूवमेंट पढ़ते हैं। जी सर। सर, मैंने अपने इन 4 टॉपिक में कोई मध्यकाल में कुछ छोड़ा तो नहीं? अगर छोड़ा तो सर प्लीज बता दे बच्चों को भी, क्योंकि मुझे लगता है बच्चे वैसे छोड़ देते हैं। नहीं सर, वैसे ऐसा तो आपने कोई छोड़ा भी नहीं है इसमें, लेकिन बीच में मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो छोटे छोटे राजवंश जिनकी मैंने बात की थी, प्रांतीय राजवंश सर, वो इसी एरा के अंतर्गत आते हैं सर। अच्छा। तो जब भारत में अरब तो चूंकि इतना बड़ा साम्राज्य उनका रहा नहीं, खासकर तुर्कों ने उनकी विजय को पूरा की, तो सब जब तुर्क भारत में आएंगे, जब तक हम ये नहीं पढ़ेंगे कुछ टाइम उत्तर भारत में कौन कौन से राजवंश थे, तो सर इतिहास अधूरा रह जाएगा कि मेवाड़ में कौन था, मालवा में कौन था, उत्तर भारत में कौन था, किसको रिप्लेस करके आएंगे ये, और क्यों हमारे शासक इनको नहीं रोक पाए। तो ये सर जो ये क्षेत्रीय राजवंश है या क्षेत्रीय शक्तियां हम इन्हें हिस्ट्री में कहते हैं, इनके बारे में जानना जरूरी है। मैं सर आपका प्रवक्ता का एक दिन क्लास देख रहा था, पढ़ा रहे थे जी। तो आप बाबर के भारत आने की बात बता रहे थे। जी सर। और मैं उस दिन खाली था ऑफिस में, तो मैंने कहा चलो बड़ा इंटरेस्टिंग आप पढ़ा रहे थे, इंटरेस्ट मुझे भी आ गया, मैं कहा मैंने भी देख लेता हूँ। जी। आपने जब पढ़ाया तो आपने बताया कि भाई बाबर से पहले भारत का सिनेरियो क्या है ये समझो। जी सर। ये समझ लोगे तो बाबर किस किस से लड़ेगा अपने आप समझ लोगे। हाँ सर, वो तो आपने मुझे डायग्राम बनाया था, बाबर से पहले ये यहाँ पर था, वो वहाँ पर था, ये उसने अपनी जीवनी में भी लिखा था। जी सर, बिल्कुल। ठीक है, उसने मेंशन भी किया था। जी सर। तो मतलब सर मुझे वो तरीका बहुत अच्छा लगा था सर। जी सर। क्योंकि अगर जैसे आप बोलोगे छोटे छोटे राजवंश हैं, जी जी जी, तो जैसे बाबर से पहले भारत की परिस्थिति क्या है, जी सर, और बाबर जब आएगा कौन से छोटे राजवंश हैं, जी सर, तो उससे हमें ये क्लियर भी हो जाएगा कि किससे कौन सा युद्ध होगा, बिल्कुल सर, कौन सी संधि होगी, जी जी, और उसमें क्या होगा। सर मध्यकाल जब हम इस्लामिक इरा पढ़ते हैं, ये दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत, जी, इसमें ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? राजाओं से आते हैं जी, उनके स्थापत्य आर्किटेक्चर से आते हैं या उनके रिफॉर्म से आते हैं? सर अब समय के अनुसार चीजें सर बहुत सारी परिवर्तित हो गई। पहले हम क्या करते थे कि हम राजाओं से बड़े प्रश्न आते थे कि अकबर के शासनकाल में क्या हुआ, इनके शासनकाल में क्या हुआ। सर अब इससे हटके अब हमने अगेन आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं सर, जैसे उनके समय क्या क्या चीजें बनी। दिल्ली सल्तनत फर्स्ट में हम बात करेंगे तो बहुत ज्यादा ऐसे वास्तुकला के क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली सल्तनत सेकंड में तो आप देखिए सर, जितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें, जितने भी बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स भारत में है वो उसी टाइम बने सर। और आज भी आप देख लीजिए, जिससे हम कंपोसाइट कल्चर्स की बात करते हैं जो पूरे भारत को जोड़ा हुआ, वो यही तो है सर। भले ही आप किसी राजा पर कितना ही वो कर लीजिए कि वो राजा उस प्रकार का था, उसके शासनकाल में ये घटना हुई, बट जो उसने बनाया है वो तो भारत की धरोहर है ना सर। चाहे आप लाल किला कह लीजिए या आगरा का ताजमहल, उसमें तो नहीं आप देखेंगे किसी चीज को सर। तो कंपोसाइट कल्चर का बेस्ट एग्जांपल है सर। हाँ सर, बिल्कुल सर, आप सही बात बोल रहे हैं। और मतलब मेरे कहने की बात है कि आप जो अभ्यर्थियों को समझाना चाह रहे हैं जी, कि आपने इतिहास तो पढ़ाई होता है थोड़ा बहुत जी सर जी। अब जब इतिहास आप पढ़ें तो आप स्थापत्य कला और जो अन्य चीजें हैं उन पर विशेष फोकस करें, साहित्य वगैरह पे। बिल्कुल सर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा, राजाओं से क्वेश्चन आएगा तो ये कहीं ना कहीं पकड़ लेंगे क्वेश्चन। हाँ सर, वो आप उसका आप हैबिचुअल हो, आपने वो पढ़ा है। हाँ, लेकिन जो नए डेवलपमेंट व नई चीजें होता आपने पढ़ी नहीं है सर, वो तो देखी नहीं। जैसे हम
यदि हम एंशंट ना बात करके हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो हम बहुत बड़े समाज सुधारक पढ़ते हैं, जी, लेकिन कईयों का आपने पढ़ा नहीं। सावित्रीबाई फुले आपने पढ़ा नहीं। अभी देखिए जस्ट रिसेंट उनके ऊपर आया है, बड़ा अच्छा पॉडकास्ट भी किया गया था इस पर। हाँ। यदि हम उन चीजों को फोकस नहीं करेंगे तो हम हिस्ट्री की परिभाषा नहीं समझ रहे ना सर। हिस्ट्री की परिभाषा ये हुई कि वो जो अतीत और वर्तमान के मध्य घटित होने वाली घटनाएं, वो तो हिस्ट्री है सर। हाँ। और उसको हम फिर नहीं समझ पाएंगे सही से। सर आपका जो बैच है वो 13 जनवरी से स्टार्ट है। जी सर। आप और संजय सर दोनों पढ़ा रहे हैं। संजय जी। सर उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री और आप एंशिएंट हिस्ट्री उठा रहे हैं, जी। और उसके बाद आप मिडिल उठाएंगे और सर पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री पोस्ट उठाएंगे। इंडिपेंडेंट उठाएंगे सर। और आप लोगों की टेस्ट सीरीज 17 जनवरी से स्टार्ट हो रही स्टार्ट हो रही है। जी सर। ठीक है, आप पेपर 1 कराएंगे पूरा, संजय सर पेपर 2 कराएंगे पूरा। जी सर। और मैं आपसे सर एक अंत में एक बात बोलना चाहूंगा कि बच्चों को एक संदेश दे दे जी। कि इतिहास प्राचीन और मध्य के लिए जी। किन बिंदुओं पर ज्यादा फोकस करें, ज्यादा जी पढ़ें, सर। जी सर। और किन पर कम करें, क्योंकि जिनको ऑलरेडी बच्चे पहले पढ़ चुके होंगे, जी सर। ताकि पेपर 1 में मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर हो पाए इनका। जय देखो सर, यदि मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर की हम बात करेंगे तो जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो वो तो आपके पास आई, लेकिन जिस पर आपकी कम कमांड है, जैसे मैंने आपको कहा कि आप इंडस से शुरू करते, तो आप इंडस से शुरू ना करें ना, आप स्टोन एज को और स्ट्रॉन्ग करिए ताकि वो पोर्शन आपका बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। फिर 6th सेंचुरी BC में बौद्धिज्म जैनिज्म आपने बहुत अच्छा कवर अप कर लगता है, उसमें भागवत वैष्णव धर्म को भी और अच्छे बेहतर तरीके से कवर अप करिए, और राजवंशों की तरफ जो स्वतंत्र राजवंश उनको भी आप देखिए, है ना सर। जी, कुल मिला के आपको जो सर ने बताया है उस तरीके से आपको फोकस करना है इतिहास पे, और कंप्लीट नोट्स कीजिए। और देखिए, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि बहुत बड़ा मुश्किल है ये बात कि कोई बहुत सारे कोर्सेज शुरू हो चुके हैं प्रवक्ता को लेकर। ये बहुत कठिन होगा कि कोई एक सिंगल व्यक्ति प्रवक्ता का सिलेबस 4 महीने में 3 महीने में पूरा करा दे इतिहास का। ये पॉसिबल कहीं से कहीं नहीं है। तो आप हमारे साथ देखेंगे कि 2 फैकल्टी लग के आपको पूरा सिलेबस करवा रहे हैं, प्लस शनिवार को हम टेस्ट सीरीज जो है वो पेपर करवा रहे हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि आप तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेबस गुणवत्तापूर्ण जो है आप लोग के बीच पहुँचे, और आपका प्रवक्ता बनने का सपना जो है वो पूरा हो जाए। तो मैं फिर इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से अलविदा लूँगा। धन्यवाद सर का आपका बहुत बहुत। बने रहिए GS विजन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।